हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैंने यूपीपीएससी 2019 में 5वीं रैंक प्राप्त की है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हालांकि अभी तक हिंदी किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आउट नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह बात है निश्चित है कि ऑप्शनल के मार्क्स आप काफ़ी हद तक आपकी रैंक को भी निर्धारित करते हैं और आपके फाइनल रिज़ल्ट को भी निर्धारित करते हैं। इसीलिए मैं आपको एक अच्छे ऑप्शनल की तैयारी के लिए या आप विशेषकर हिंदी लिटरेचर की तैयारी के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और हिंदी लिटरेचर को तैयार करते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, वो वाली स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदी लिटरेचर के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक तो ये है, इसमें आपके पास क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि जो सेकंड पेपर होता है वो आपका पूरी तरीके से काव्य और गद्य का होता है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को लैंग्वेज से रिलेटेड आप कुछ अच्छे शब्दों के प्रयोग के चयन से आप इस तरीके से नंबर को स्कोर कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से केवल आप शब्दों के प्रयोग का चयन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्रिएटिविटी का कोट्स को बहुत सारे दोहे होते हैं, जैसे कबीर का दोहा हो गया, तुलसीदास का दोहा हो गया, या फिर आधुनिक कविताएं हो गई, तो उन दोहों को आप कोट करके आप अपने नंबर को एक अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय हिंदी में आप अगर सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें एक काव्य खंड होता है और दूसरा गद्य खंड होता है। तो काव्य और गद्य में आपके पास वो रचनाएं होती हैं, कवियों की रचनाएं होती हैं, जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कवियों की रचनाओं के समय उनके काव्य खंडों को आप उद्धृत कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए उनका। पूरा आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। सिलेबस के बाद आपके जो नोट्स हैं, आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास समय है तो उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। और शॉर्ट नोट्स को बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जो आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जो मटेरियल है, आप उनको उसी फॉर्म में रिवाइज़ ना करें, उसी फॉर्म में उतार ना दें। सिंपली आप उसके जो छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं, आप उन कीवर्ड्स को लिखें। उससे उन कीवर्ड्स के माध्यम से अब आप अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें। तो आंसर राइटिंग के समय, स्पेशली हिंदी लिटरेचर के आंसर राइटिंग के समय, आपको 2 या 3 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपकी जो स्ट्रक्चरिंग हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। उसमें आप जो आपका इंट्रोडक्शन हो वो उस कवि के बारे में थोड़ा सा, आप उस कवि के बारे में या उस गद्यकार के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे प्रेमचंद का गोदान है तो गोदान का आप संक्षिप्त, प्रेमचंद का 1 या 2 लाइन में, 1 या 2 लाइन भी नहीं, आधी लाइन में आप प्रेमचंद के बारे में बताते हुए गोदान की कुछ खास बात बताते हुए और उस क्वेश्चन से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। और उसके बाद आप जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके बारे में आप लिखिए। और बीच बीच में आप जो गोदान के जो कोट्स हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जैसे पूंजीवाद हो गया या किसानों की समस्याएं हो गई, इसके अतिरिक्त पीढ़ी संघर्ष हो गया, तो इस तरीके के आप उनके जो पीढ़ी संघर्ष वाले जो कोट्स हैं आप उनको बीच बीच में डालिए। तो ये आपके लिए एक होता है कि हिंदी साहित्य का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इनको जितने कम शब्दों में या जितने भी शब्दों में आप अच्छे अपने भावों को व्यक्त कर सकें और उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है और उस आंसर को भी आप लिख सकें, तो वो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माध्यम बन जाता है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो पहली बात ये हो गई कि आप यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। एक जगह एक डायरी पर उन दोहों को लिख लीजिए। उन दोहों को आप टॉपिक वाइज लिख लीजिए। कबीर के, तुलसी के, सूर के पद हो गए, या फिर सूर के पद हो गए, जायसी का हो गया। उस जितने भी आपके कवि हैं उन कवि को, भक्तिकाल में बहुत सारे भक्तिकाल के उद्घरण हैं, उनको सबको एक जगह लिख लीजिए और उसको डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम देके 10-10 मिनट देके 15-15 मिनट देके आप उन सबको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि वो उद्घरण या वो दोहे आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएं। क्योंकि जब इन दोहों को आप, इतने सारे दोहों को आप पढ़ लेंगे तो कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप उन दोहों से रिलेट कर सकते हैं और उस पर आप आंसर लिख सकते हैं। पहला हो गया आपका काव्य खंड का। दूसरा हो गया आपका गद्य खंड का। गद्य खंड में भी आप जितनी भी आपकी रचनाएं हैं आप उन रचनाओं को पहले पढ़िए,
फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पिछली सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में, आप जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उनके आंसर को आप लिखने की कोशिश कीजिए। और उन आंसर को लिखते समय भी आप जो आपके जो गोदान हो गया या मेलाचल हो गया, जिस तरीके के जो भी आपके उपन्यास रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, उनके जो अच्छी जो पंक्तियां हैं, जो विशेष पंक्तियां हैं, जो सूत्र वाक्य हैं, आप उनको एक जगह फिर से लिख लीजिए और उनको लिखिए और अब उनको देखिए कि मैं किस तरीके से इसको आंसर में लिख सकती हूँ। तो ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। इसमें मैं पूरी तरीके से यही कहना चाहूँगी कि सेकंड पेपर जो हिंदी लिटरेचर का होता है, उस सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितने से अधिक आप दोहों को और गद्य के वाक्यों को आप जितने अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे में आप लिख सकते हैं और उनके आधार पर अपने आंसर को खोल सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक सेकंड पेपर में आपको काव्य खंड में आपको काव्य का व्याख्या करनी होती है और गद्य खंड में आपको गद्य की व्याख्या करनी होती है। तो जो व्याख्या वाला पार्ट होता है वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग बन सकता है। तो व्याख्या वाले पार्ट को आप अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और व्याख्या को आप पहले से ही कुछ आपकी स्टैंडर्ड्स व्याख्या आपको कोचिंग के मटेरियल में मिलेंगी, तो आप उसमें देखिए कि उस व्याख्या में किस किस तरीके से उसके काव्य सौंदर्य को दिखाया गया है या उसकी भाव विशेषताओं को दिखाया गया है। और भाव विशेषताओं को आप देखते हुए उसमें कुछ कुछ ऐसी काव्य रचनाएं हैं और जिनके आप व्याख्या खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। कम से कम हर रचना की आप काव्य व्याख्या को अपने आप करने में और उसके काव्य सौंदर्य को बताने में सक्षम हो। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले से कुछ काव्य व्याख्याओं की प्रैक्टिस घर पे कीजिए। ये ऐसा ना हो कि आप केवल पढ़ें और वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम में जाकर आप पहले ही उसी अटेम्प्ट करें, उससे पहले आपने उन काव्य व्याख्याओं को अटेम्प्ट ना किया हो। तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मोर देन 1/3 पार्ट आपका व्याख्या से ही संबंधित होता है, चाहे वो काव्य हो चाहे वो गद्य हो। तो इस तरीके से आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से कीजिए। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट पेपर बहुत हद तक तथ्यात्मक होता है। स्पेशली हिंदी में पहला जो खंड होता है वो भाषा खंड होता है और दूसरा खंड होता है वो हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और पहला आपका भाषा खंड हो गया। तो भाषा खंड आपको दो तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये बहुत ही हद तक तथ्यात्मक होता है, आप इसको जितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, इसको आप पूरी तरीके से रट लीजिए। उसके बाद आप इसको इसके 3 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आप अपने फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और खंड जो खा होता है, जो हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है, आप उससे 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप अपने एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी भाषा का जो खंड होता है आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में, उसके द्वारा मैं ये बता सकती हूँ कि जो भाषा खंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और उसका एक कारण यह है कि बहुत हद तक वह तथ्यात्मक होता है। तो इस तरीके से अगर आप उनकी सही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके नंबर के जो कटने की गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है और उससे आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही निश्चित है, उसमें आपके सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप एक बार अगर भाषा खंड को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका जो हिंदी 1 में पेपर में जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो हिंदी भाषा के खंड के लिए आप नोट्स बनाने के लिए भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि जो आपका जो किसी भी कोचिंग मटेरियल, स्पेशली अगर आप किसी अच्छे कोचिंग मटेरियल को लेते हैं तो आप पाते हैं वहाँ पर सारा मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में आपको मिल जाता है। अगर जैसे मैंने दृष्टि के मटेरियल को रेफ़र किया था तो उसमें सारा कोचिंग का जो भी मटेरियल में आपको भाषा खंड एक जगह मिल जाता है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आप उसके पहले वहाँ से पढ़िए आप अच्छे से, वो अपने आप में बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में है। उसके बावजूद भी आप एक पेज पर लेके एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जो सिलेबस का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के आप एक पेज पे छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए, हेडिंग फॉर्मेट में या पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आप उसके नोट्स बना लीजिए और उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा तथ्यात्मक होता है। तो इसीलिए उसके आपको भूलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप उसको बार बार भूलेंगे, बार बार रटेंगे, बार बार दोहराएंगे
तो एक टाइम के बाद वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो जब आप पेपर में जाएंगे तो उससे पहले अमूमन एक दिन की आपको छुट्टी मिलती है। मेंस में जब ऑप्शनल होता है तो एक दिन का गैप मिलता है, तो उस गैप में आप भाषा खंड को अच्छे से रिवाइज़ करके जा सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं छोटे फॉर्मेट में तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। तो भाषा खंड का ये हो गया। दूसरा आपका जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास वाला पार्ट है, उस हिंदी साहित्य के इतिहास के पार्ट का भी आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। पर्टिकुलर काल से संबंधित, जैसे आदि काल से संबंधित आपने नोट्स बना लिए, भक्ति काल से संबंधित नोट्स बना लिए, आपने रीति काल से संबंधित नोट्स बना लिए, और इसी तरीके से गद्य खंड में भी जो भी निबंध से संबंधित नोट्स बना लिए कि यात्रा वृतांत और जीवनी में क्या अंतर होता है, इसके आपने 4-4 पॉइंट्स दोनों को लिख लिए। कौन कौन से यात्रा वृतांत बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में वो प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा मुख्य माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आप उनको एक जगह लिख लीजिए। उनके रचनाकारों के नाम एक जगह होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास सभी तरीके के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट्स होते हैं तो उनको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और आप जितनी भी बार भूलते हैं उतनी भी उससे ज़्यादा बार आप उसको रिवाइज़ करके आप अपने अंदर उस चीज़ को रख सकते हैं। तो ये नोट्स बनाने की प्रक्रिया हो गई। और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग में आपको भाषा खंड वाले में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी, अगर आपके पास तथ्यात्मक ज्ञान है, अगर आप इन्फॉर्मेशन पूरी रखते हैं तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट के लिए ये भी है, भाषा में आप थोड़े बहुत ग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में या उस तरीके से यूज़ किया था कि जब टाइम कम बचता है तो आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख देते हैं, परिभाषा के रूप में लिख देते हैं, तो वो आपके लिए काम कर सकता है। जबकि सेकंड पार्ट में आप अवॉइड कीजिए कि आप किसी भी तरीके से पिक्टोरियल फॉर्मेट में जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी भाषा प्रवाह की, आपके शब्दों के चयन की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये आपका हो गया है इसकी तैयारी से संबंधित कुछ तरीके। और तीसरी बात ये है कि आप इसके साथ साथ जब आप नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाने के साथ साथ आप उस नोट्स को एक बार बनाने के बाद उसको केवल बाद में ही ना देखें जब आपका एग्ज़ाम हो। उन नोट्स को बनाने के बाद आप एक टाइम फ्रेम बना लें कि मुझे पर्टिकुलर टाइम में इस खंड को रिवाइज़ करना है, भाषा खंड को रिवाइज़ करना है, काव्य खंड को रिवाइज़ करना है, गद्य खंड को रिवाइज़ करना है, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को रिवाइज़ करना है। तो जो रिवीजन है वो की है आपकी, इस ऑप्शनल को हो चाहे जीएस में अच्छे स्कोर को लेने के लिए रिवीजन इज़ द की। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी ऑप्शनल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मटेरियल हो गया या रिसर्च पेपर हो गया या किसी अपडेटेड फॉर्म में क्या चल रहा है उसकी एक उस हद तक आवश्यकता नहीं होती है जितनी जैसे आपको पबएड या सोशियोलॉजी में या फिर पॉलिटिकल साइंस में आपको ज़रूरत होती है। अपडेशन का उतना आपको आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आधुनिक काल में क्या हो रहा है, अभी वर्तमान काल में आधुनिक क्या क्या रचनाएं हैं, इसको इंटरव्यू में बहुत हद तक पूछा जा सकता है। मेरे से भी पूछा गया था साक्षात्कार के दौरान कि आधुनिक रचनाओं में हिंदी का, मेरा तो इंटरव्यू पूरा हिंदी पर ही गया था। तो हिंदी में आपको आधुनिक पता होना चाहिए, आप वर्तमान काल में क्या क्या हो रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। लेकिन जब मेंस में आप लिखते हैं तो मेंस में उतना ज़्यादा आपको अपडेटेड रहने की आवश्यकता नहीं होती है जितनी अन्य विषयों में होती है। तो आपको हिंदी लिटरेचर का सबसे अधिक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है, कोचिंग का मटेरियल है, या आपके पास जो बनाए हुए नोट्स हैं उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और जो आपको अपडेट ना करने से जो टाइम बचा है उस टाइम को आप मल्टीपल रिवाइज़ करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपको अगर हिंदी ऑप्शनल को अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि आपने कितना अच्छा लिखा है, तो आप इसके लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ या तो आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, उनको घर पर लाकर 3 घंटे का समय देकर लिख सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप देखें कि आपको जो आपने पढ़ा है क्या उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम है या नहीं है। और जब आपकी कॉपी इवेल्यूएट होगी तो अपने जो टीचर हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, आप उनसे ये पूछिए कि मैं कहाँ पर कमी कर रहा हूँ तो उसको मैं किस तरीके से सुधार सकता हूँ, और उसमें इम्प्रूवमेंट की जो भी गुंजाइश रहती है आप उस वाले पार्ट पर अधिक ध्यान दीजिए, बजाय कि आप ऑप्शनल में केवल
पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते हैं। विशेषकर में जब हिंदी में जब आपके दोहों को कोट करने की बात होती है या आपके गद्य को कोट करने की बात होती है, तो वहाँ पर आपको इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा भी कोट ना करें और कम भी कोट ना करें, एक अनुपात में आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो आप हिंदी लिटरेचर के लिए अगर आप देखेंगे तो इसकी एक संक्षिप्त स्ट्रैटेजी ये हो जाएगी कि आप सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप उसके मटेरियल को अच्छे से पढ़िए। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है आप किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, कोर्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप उनके जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से आप उससे भी अधिक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं केवल पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, जिससे आपको रिवाइज़ करने में मदद मिले। और जब आप रिवाइज़ करते हैं तो रिवाइज़ करने के बाद ये सबसे ज़रूरी है कि आप उसको लिख कर देखें। बिना लिखे आंसर लिखे हुए आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, तो वो सुधार के लिए आपको आंसर राइटिंग मस्ट है, तो आप आंसर राइटिंग कीजिए। और उसके बाद में एक सबसे अच्छी बात हिंदी ऑप्शनल के साथ ये है कि जब भी ये केवल हिंदी आपको केवल क्वेश्चन पे केवल हिंदी के क्वेश्चन में आपको आंसर लिखने में मदद नहीं करता है, ऑप्शनल में आपकी हेल्प नहीं करता है। पूरी परीक्षा के दौरान जब भी आपको कोई भी मानसिक तनाव हो या आप किसी भी तरीके से डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आप कुछ और पढ़ने की स्थिति में ना हो, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो आप हिंदी लिटरेचर की कुछ जो आपकी रचनाएँ आपके गद्य खंड में, काव्य खंड में जुड़ी हुई हैं, आप उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा हो गई, गोदान हो गया। तो इस तरीके से आप हिंदी को एक रोचक विषय के तरीके से देख के और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।